जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। भादो मास में गोगा जी चरित्र का 13वां दिन हम सब मिलके सुनते हैं। ते इसके फेर उसी के संग फेर दूंगा। अपने प्राणनाथ की वार्ता सुनकर रानी सिरोजा बोली, राजन आपने मेरी बात को थोती समझकर हंसी में उड़ा दिया। इसे मेरा त्रिया चरित्र या मेज बेवकूफ़ी की बात न समझना। मैं आपको सारा भेद बताने में असमर्थ हूँ। अगर आपको मुझसे थोड़ा भी प्यार है, मेरा दुख दूर करना चाहते हो, तुरंत नाई ब्राह्मण को बुला के टीका देकर भेजो, जिसे देश विदेश में घूमकर किसी योग्य राजकुमार को अपनी योग्य लक्ष्मी स्वरूपा सिरे राजकुमारी का टीका चढ़ाए। राजा सीजा ने रानी सिरोजा की बात को गहराई से सोचा समझा। तब अगले ही दिन सुबह ही अलकारा भेजकर अपने कुल पुरोहित को नाई के महल में बुला लिया। नाई पुरोहित के आते ही पुरोहित के आसन पर बिठाकर बोले, पुरोहित जी अब आपकी राजकुमारी सिरियल ब्याह योग्य हो गई है। आप अपना पोथी पन्ना निकाल लगन मुहूर्त छांट कुंडली देखे, सुमुहूर्त निकाल टीके का सामान लेकर किसी बहादुर विद्वान राजा के रूपवान राजकुमार को राजकुमारी सिरियल का टीका चढ़ावे। भक्तों, राजा सीजा सिंह की आज्ञा अनुसार राजा पुरोहित ने अपने पोथी और सीरियल की जन्म कुंडली अपने सामने रख घड़ी मुहूर्त देख ब्रह्मा विष्णु महादेव विघ्न हरण मंगल करण गणेश जी का सुमरण कर पन्ने उल्ट पुल्ट करने लगे। नगरी के सेठ साहूकारों को मैं परिवार के महल में पधारने के लिए कहलावा भेजा। राजकुमारी सिरियल की सगाई भेजने की लगन लिखी जानी है। राजा सीजा सिंह की आज्ञा अनुसार नाई सारी नगरी में घूम घूम कर राजा सीजा सिंह के रिश्तेदारों व सेठ साहूकारों को बुला बुलाकर ले आए। राजा ने सब भक्तों को आसन देकर जलपान से सबका मान सम्मान किया। स्त्रियों ने ढोलक मंजीरे बजा बजाकर मंगल गान शुरू कर दिए। पुरोहित जी ने राजा सीजा से कहा, राजन मुहूर्त आज का सबसे बढ़िया बैठ रहा है। आज बुधवार का दिन कन्या के लिए बड़ा शुभ है। पुरोहित की बात सुनकर राजा सीजा सिंह ने देर करनी मुनासिब न समझी, टिक्के का सामान चटपट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महारानी सिरोजा ने भी बड़ी बूढ़ी स्त्रियों के सहयोग से लगन भेजने की तैयारी की। रात से ठाट बाट से टिक्के का सामान बहुमूल्य पदार्थ इकट्ठे किए गए। एक सोने के थाल में हीरे मोती मूंग बनिया पन्ने पुखराज रखे गए। दूसरे थाल में जवाहरत जड़े सुनहरी आभूषण रोली मेहंदी कलावे। तीसरे में सुनहरी काम की राजा रानियों के पहनने लायक पोशाकें व मोरों की खुर्जी भरकर पुरोहित व नाई के हवाले की और पुरोहित जी से बोले, अच्छा गरवर देखकर किसी सभ्य राजकुमार को टीका चढ़ाना जो मेरी सीरियल के अनुरूप हो। लड़के वालों से उनकी सुविधा अनुसार वह की तिथि भी निश्चित करके आना, जिसे शुभ घड़ी में हम कन्या के हाथ पीले करके निश्चित हो। और ये भी कहना वह उपरांत हमारे साम्राज्य का ही हमारा जमाता ही मालिक बनेगा, क्योंकि हमारे कोई बेटा बेटी और नहीं है। नाई ब्राह्मण को अच्छी तरह समझा बुझाकर रहाय खर्च देकर विदा किया। भक्तों, राजा सीजा सिंह ने आज्ञा ले जब नाई और पुरोहित चढ़ने की तैयार हुए, तब रानी सिरोजा ने पुरोहित जी को अपने प्राइवेट कमरे में बुलाकर कहा, पंडित जी मेरी बात सुनो। इस प्रकार तुम देश विदेश में कहाँ कहाँ हमारे फिरोगे। हमारे गुरु जलंधरनाथ ने जिस लड़के के साथ राजकुमारी सिरियल की जोड़ी मिलाई है, आप सीधे जाकर उसे टीका चढ़ाकर आओ। अभी राजा से जिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहाँ से सीधे समुद्र पार करके भारत देश पहुँचो और भारत के बागड़ प्रांत में पहुंचकर ददरेवा में राजा उमा सिंह के पोते गोगा चौहान को टीका चढ़ाओ, जो गुरु गोरखनाथ का चेला है और देवताओं का अंशी है। मैंने जो भी आपसे कहा है वह अपने गुरु जलंधरनाथ की आज्ञा के अनुसार का है। आप दोनों समुद्र के किनारे पहुंचो, वहाँ आपको गुरु जलंधरनाथ महाराज की माया रूपी नाव मिलेगी जो तुम्हें भारत पहुंचा देगी। पुरोहित जी बोले, महारानी जी चौहानों से आपकी पुश्तैनी दुश्मनी है, कहीं ऐसा न हो महाराज हमें टीका लौटाने दोबारा भारत भेजे। महारानी सिरोजा पुरोहित की मुट्ठी गर्म करके बोली, ये लो, जब टीका चढ़ाकर वापिस आओगे तो और भेंट पूजा दूंगी। आप चिंता न करो, बे माता का लिखा महात्माओं का कहा कोई नहीं मिट सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित जी ने अपनी मुट्ठी खोलकर देखी तो उसमें सोने की मोहरें थी, जो उन्होंने नाई से छिपाकर अपनी पगड़ी में बांध ली। रानी सिरोजा को आशीर्वाद दे नाई के साथ वह समुद्र के किनारे आ पहुंचे। समुद्र में स्नान कर भगवान की पूजा की। इतने में नाव किनारे आ लगी।
उस पर जो नाव खेलने वाले थे उनके चेहरे पर बड़ा भारी तेज था। उन्होंने पुरोहित जी से कहा, हमें योगी जलंधरनाथ जी महाराज ने भेजा है, क्या आप लोगों को समुद्र पार भारतवर्ष पहुंचना है? भक्तों, पुरोहित और नाई हाँ कहकर नाव में चढ़ गए। मल्लाहों ने नाव इस प्रकार खेई जैसे कोई मोटर कार सड़क पर दौड़ रही हो। दिन ढलने से पहले ही भारतवर्ष के तट पर नाव खड़ी कर दी। नाव से पंडित और नाई के उतरते ही नाविक अंतर ध्यान हो गए। ये दोनों जो जो आगे कदम बढ़ाते थे, भारत भूमि की संपदा व सभ्यता देखते थे कि यहाँ के सब लोग अतिथि सेवा को भगवान की सेवा से भी जरूरी समझते हैं। रास्ता बताने में अपना काम छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलकर सीधा मार्ग बताकर ही लौटते हैं। इसी तरह चलते चलते मंजिल दर मंजिल तय करते हुए राजस्थान के ददरेवा नगर में पहुंचकर दूध की गंगा में स्नान कर भजन पूजन से निपटकर महाराजा उमा सिंह के दरबार के फाटक पर जा पहुंचे। अपने आने का कारण द्वारपाल को बताकर दरबार में दाखिल की आज्ञा मंगवाई। तंदूर नगरी के पुरोहित व नाई द्वारा जानकारी मिलने पर कि हमारे गोगा जी की सगाई करने के वास्ते आए हैं। द्वारपाल ने बेहद खुशी मनाई और पुरोहित जी व नाई को मुड्ढे पर बिठाया। अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, पुरोहित जी, मैं अभी आज्ञा लेकर आया, क्या करूं? राज्य नियम से लाचार हूं, नहीं तो आपको अपने साथ ही दरबार में ले चलता। नाई पुरोहित दोनों को धीरज दे आप दरबार में पहुंच दोनों हाथ जोड़कर शीश नवा महाराज उमा सिंह से बोले, राजन, समुद्र पार मंगलद्वीप की धूपा नगरी से ब्राह्मण और नाई राजकुमार गोगा जी के विवाह के वास्ते अपने राजकुमारी का टिक्का लेकर हमारे यहाँ पधारे हैं। जैसे भी राजेश्वर की आज्ञा हो पालन किया जाए। अपने द्वारपाल की वार्ता सुन राजा उमा सिंह काफी प्रसन्न हुए और बोले, तुम उन्हें अतिथि भवन में जलपान कराकर सम्मान पूर्वक यहाँ लेकर आओ। भक्तों, द्वारपाल ने महाराजा उमा सिंह की आज्ञा अनुसार नाई ब्राह्मण को अतिथिशाला में ले जाकर मिठाई पकवान खिलाकर नेगियों की सेवा की। फिर राजा उमा सिंह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा उमा सिंह के दरबार में शोभा देखकर वह राजा सीजा सिंह के दरबार को भूल गए। 12 द्वारी का सुनहरी खंभों वाला बंगला है जिसमें तरह तरह के नगीने जड़े हुए हैं। 13 द्वारी की दालान है जहाँ की शोभा ही नारी है। कई ब्राह्मण वेद बांध रहे हैं, कई हवन ये गो रहे हैं, कई तंबले सितार बज रहे हैं, कई वेश्या नाच रही है। फिर सभी वेश्या के इश्क में पागल हो रहे हैं। लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। देश विदेश के राजा महाराजा सब होद्देदार अपने अपने कुर्सी मुड्ढों पर शान से बैठे हैं। जब दरबार की शोभा जी भरकर देख चुके तब राजा उमा सिंह को आशीर्वाद दे पंडित जी ने कहा, महाराज साहब, हम लोग महाराजा सीजा सिंह की राजधानी तंदूर नगरी शहर धूपागढ़, जिसे बूंदागढ़ भी कहते हैं, जो समुद्र के पार संगलद्वीप के पास है, पधारे। उनके घर पर एक पढ़ी लिखी चंद्रमुखी कन्या है। उसका संबंध आपके पोते से करने के वास्ते हम टिक्का लेकर हम दोनों यहाँ आए हैं। वे लोग गुरु जलंधरनाथ योगी की चेले हैं। ये कन्या रतन देवी स्वरूपा उनकी विभूति का ही प्रसाद है। हमारी रानी जी बांसती गुरु जलंधरनाथ के कृपा से ही उनके भाग्य जागी हैं। उन्हीं की इच्छा से हम लंबा सफर करके आपके दरबार में पधारे हैं। आपके यहाँ हमारी राजकुमारी के योग्य अगर कोई राजकुमार है तो हम टिक्का चढ़ाने को तैयार है। जिस राजकुमारी के साथ हमारी राजकुमारी सिरेल का ब्याह हो जाएगा वही हमारे महाराजा के राज का भी मालिक बन जाएगा, क्योंकि उनके दूसरा कोई लड़का लड़की है नहीं। राजा उमा सिंह व जहायर के पिता जेवर सिंह ने राजा सीजा सिंह के पुरोहित की वार्ता ध्यानपूर्वक सुनी और पुरोहित जी से बोले, क्या तुम्हारे महाराज सीजा सिंह हमारे चौहान कुल में रिश्ता करने को राजी है, या आप अपने मन से रिश्ता करने हमारे राज्य में आए हैं? हमारा उनका बड़ा पुराना मन मोटाव है। अगर आप उनकी आज्ञा लेकर आए हैं तो हमारे पास 3 राजकुमार हैं। ये तीनों ही गुरु गोरखनाथ जी महाराज की प्रसादी से जन्मे हैं। उमा सिंह की पुरोहित जी से वार्ता हो रही थी। अर्जन सर्जन कप्तान काछल के बैठे दरबार में आकर अपने बाबा उमा सिंह को प्रणाम किया। ताऊ जेवर सिंह को नमस्कार कर अपनी कुर्सियों पर विराजमान हो गए। उन दोनों का सौंदर्य व गठिला बदन देखकर पुरोहित जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरोहित जी को प्रसन्नचित देकर राजा उमा सिंह बोले, ये हमारे सबसे बड़े राजकुमार अर्जन सिंह है। अगर आपको पसंद हो तो हम रिश्ता पक्का कर ले। अभी पुरोहित जी उत्तर देने भी न पाए कि गोगा वीर गुरु गोरखनाथ की कृपा से ठीक समय पर शिकार खेलकर दरबार में आ पहुंचे और अपने बाबा उमा सिंह को प्रणाम कर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए।
पुरोहित जी ने जब गोगा जी की शान से कुर्सी पर बैठे देखा तो उनका ध्यान अर्जुन सर्जन से हटकर एकदम जाहिर वीर पर जम गया। वे बार बार उनके चेहरे को देखने लगे। जितनी बार वह जाहिर वीर को देखते उतना ही आकर्षित होते जाते। पुरोहित जी नाई से बोले, यही वीर राजकुमारी हमारी राजकुमारी सीरियल के उपयुक्त है। पुरोहित जी की दृष्टि जाहिर वीर पर जमी देखकर महाराज उमा सिंह बोले, पुरोहित जी, ये जो शिकार खेल कर आए हैं आपके सामने अपनी कुर्सी पर विराजमान है, ये हमारे छोटे राजकुमार जाहिर वीर है। वैसे लोक रीति के अनुसार बड़े राजकुमार का हम ब्याह पहले करना चाहिए, परंतु आप इतने दूर से आए हैं, इसलिए जो राजकुमार आप तीनों में से पसंद करेंगे उसी का रिश्ता हम मंजूर कर लेंगे। पुरोहित जी बोले, राजन जन आप बुरा न मानो तो एक निवेदन करूं, पहले वाले जो आपके दोनों राजकुमार हैं इन्हें हम अपनी राजकुमारी के लिए इसलिए ठीक नहीं समझते कि दोनों की उम्र ज़्यादा है। हमारी राजकुमारी के योग्य तो ये छोटे राजकुमार गोगा जी है। वैसे जिस राजकुमार से आप कहेंगे उसी से हम रिश्ता पक्का कर देंगे। हमें तो इन दोनों भाइयों की आयु एक समान ही लगती है। अपने बाबा उमा सिंह व पुरोहित जी की वार्ता सुनकर जाहिर वीर बोले, बाबा जी ये सज्जन कौन है और कहाँ से आए हैं? अपने पोते गोगा वीर की वार्ता सुनकर महाराज उमा सिंह बोले, बेटा जाहिर, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये नाई नेगी संगरदीप प्रांत के तंदुल नगरी से अपनी राजकुमारी सीरियल की सगाई लेकर आए हैं, जो वहाँ के राजा सीजा सिंह की बेटी है। अपने बाबा के मुख से राजकुमारी सीरियल का नाम सुनकर हमारे गोगा जी का रोम रोम आनंदित हो उठा, परंतु अर्जुन सर्जन की सगाई भी बीच में है। ये समझकर वह गोरख गुरु को मन ही मन सुमरने लगे। आपस में सब ने मिलकर यही तय किया, जिसे पुरोहित जी चाहे टीका चढ़ा दे, हम इतनी दूर से आए हुए नेगियों की इंशा के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। गोगा जी की सगाई का बयान शुरू करेंगे। पुरोहित जी व नाई ने हमारे नायक जाहिर वीर को अपनी राजकुमारी के उपयुक्त समझकर चटपट रोली चावल निकाल गोगा जी के माथे पर तिलक कर दिया और जो जोहरत वगैरह साथ लाए थे उससे उनकी गोदी भर दी। बाकी सामान का ढेर महाराज उमा सिंह के सामने कर दिया। नाना प्रकार के मणि, पुखराज, हीरे, मोती, लालों का ढेर देकर अर्जुन सर्जन को बड़ा दुख पहुंचा। गोगावीर को मन कोसते रहे कि अगर थोड़ी देर बाद आता तो हम दोनों भाइयों में से किसी न किसी की सगाई हो ही जाती। भक्तों, गोगा जी की सगाई का जश्न ददरेवा नगर में बड़ी शान शौकत से मनाया गया। नाई पुरोहित ने भी कई दिन जश्न का आनंद लूटा। फागन बदी नौमी को ब्याह की तिथि का मुहूर्त निकला तो महाराजा उमा सिंह ने राजा सीजा सिंह के नाई पुरोहित को बता दिया। राजा उमा सिंह ने रानी बाछल की सलाह से पुरोहित जी को दक्षिणा में कंचन के कड़े और साल दुसाले दिए। नाई के 500 कपड़े 101 मोहरे दी, जिसे लेने में दोनों नेगियों ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, अगर हमने आपकी ये भेंट स्वीकार कर ली, हमारे राजा हमें जिंदा न छोड़ेंगे। कन्या के दरवाजे पे भेंट लेने की हमें मनाही है। हमारे राजा ने हमें भरपूर दान दक्षिणा देकर यहाँ भेजा है। इतना कहकर दोनों नेगियों ने मस्तक नवा कूच बोल दिया। 2-3 दिन सैर सपाटा करते हुए नेगी समुद्र तट पर आए, जहाँ दोनों वीर जलंधर नाथ योगी के भेजे नौका लिए तट पर तैयार मिले। दोनों को दिन छिपने से पहले ही तंदूर नगरी के तट पर जा उतारा। नाव से उतरकर दोनों नेगी उछलते कूदते मन ही मन प्रश्न होते हुए नगर के समीप जा पहुंचे। खाली घड़ी लिए पनहारनी उनके सामने से निकली, चट से छींक दिया। फौरनी बिल्ली भी रास्ता काट गई। पुरोहित जी भारी अपशकुन देकर अधीर हो गए। रात के समय राजमहल में जाने का विचार छोड़ अपने घर आराम से पहुंचकर सो गए। सुबह के वक्त नाई ने आकर पुरोहित जी को जगाया और राजमहल में चढ़ने को कहा। तब पुरोहित जी नित्य क्रम से फारिग हो संध्या हवन कर राम नाम जपते हुए राजमहल में जा पहुंचे, जहाँ महारानी सिरोजा, महाराजा सीजा सिंह दोनों ही विराजमान थे। इतने कम समय की अवधि में नाई नेगी को आया देख राजा सीजा सिंह ने अपने भाग्य की सराहना की। पुरोहित जी को प्रणाम कर बैठने को आसन दिया। पुरोहित जी के आसन ग्रहण करने पर महाराजा सीजा सिंह ने पूछा, पुरोहित जी, आपको रास्ते में कोई खास परेशानी तो नहीं हुई? आपने राजकुमारी सीरियल का टिक्का कौन देश में किस राजा के राजकुमार को चढ़ाया है? कौन तिथि के ब्याह का मुहूर्त निकाला है? राजकुमार की आयु कितनी है? सारे प्रश्न राजा सीजा सिंह ने पुरोहित जी से एक सांस में ही कर डाले। महाराजा के प्रश्नों का उत्तर पुरोहित जी ने इस प्रकार दिया, हे राजन, भारतवर्ष की पश्चिम सीमा में
अंतर्गत राजस्थान प्रांत के बागड़ देश में एक शहर ददरेवा है, जहाँ महाराजा उमा सिंह का सर्वे सर्वा राज्य है, जो चौहान वंशीय कुलीन छत्रपति राजा है, जिनके बड़े बेटे राणा जेवर सिंह है। उन्हीं के राजकुमार जाहिरवीर हमने अपनी राजकुमारी सीरियल का ठिका चढ़ाया है। फागन बदी नौमी का ब्याह निश्चित किया है। ये होनहार युवक गुरु गोरखनाथ जी की दया का फल है और देवताओं का अंश है। भक्तों, जो पुरोहित जी ने बागड़ के राजकुमार का यशोगान करते थे, त्यों तो महाराजा सीजा सिंह का पारा गर्म होता जाता था। वे अपना संतुलन खो बैठे। उनकी आंखें लाल अंगारा बन गई, चेहरा क्रोध से भयानक हो गया। राजा सीजा सिंह का भयानक रूप देखकर यमराज को धोखा होता है, परंतु उन्होंने एक लोटा पानी मंगवाकर पी लिया और अपने गुस्से पर काबू पाकर पुरोहित जी से बोले, पुरोहित जी, मैंने ब्राह्मण जाति का देव पूज्य समझा है, मगर आप लोगों से वफादारी की उम्मीद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बहु सिंगर ऐसा समय आने वाला है कि तुम जैसे बेईमानों को कोई अपनी कन्या का रिश्ता करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। कन्या के माँ बाप खुद ही लड़का लड़की देखकर रिश्ता किया करेंगे। तुम्हारे पुरखों की बात अलग थी, जो जिजमान के भले के वास्ते अपने जान तक डालते थे। तुम लोगों का पतन हो गया है। तुम लोगों की तो वही दशा है, जहाँ पर देखा तवा प्रांत वही गवाही सारी रात। मैं तुमसे पूछता हूँ पुरोहित जी महाराज, ए वामन के बेल, क्या तुझे मालूम नहीं था बागड़ देश के चौहानों और तंदूर नगरी के तंवर वंशियों की पुश्तैनी बेर चलाया है? तुमने किसके साथ षड्यंत्र रचकर जानबूझकर किस लालचवंश मुझसे दंगा किया है? उनके वंश में पुत्री देने के वास्ते तो मैंने अपने गुरु योगीराज जलंधरनाथ की भी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था। नालायकों, मेरे दिल में ऐसी आग जल रही है कि तुम लोगों के सिर एक ही बार में तलवार से लेकर धड़ से जुदा कर दूं। क्या तुमने मेरे स्वाभिमान को जानबूझकर मिट्टी में नहीं मिलाया है? आप ही जानते हैं। जय गोगा जी महाराज की जय। जय जाहिरवीर बाबा की जय।